नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा में चुनावी शोर है, पार्टियों का प्रचार भी प्रदेश में सभी ओर है। जहां अभी तक बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो पर चर्चा हो रही थी, वहीं अब कांग्रेस में हो रही गतिविधियों पर चर्चा तेज होने लगी है। कुमारी सैलजा की इस बीच खूब चर्चा हो रही है। दलित नेता कुमारी सैलजा को कांग्रेस ने पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव में अब दरकिनार कर दिया है, ये आरोप लग रहे हैं। आलम यह है कि अब कुमारी सैलजा ने भी खुद चुनाव से दूरी बना ली है और लगभग एक सप्ताह से वो चुनाव प्रचार से दूर हैं और दिल्ली में अपने आवास पर हैं। अब ऐसे में हुड्डा गुट पूरी तरीके से हरियाणा चुनाव प्रचार पर हावी हो गया है। दरअसल सैलजा और हुड्डा के बीच खींचतान की खबरें काफी समय से चल रही थी। सैलजा भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अहम बात यह भी है कि सैलजा सीएम पद पर भी दावा ठोक रही थी, लेकिन अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पोस्टरों से भी सैलजा गायब हो गई है। पार्टी के नेताओं और प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टरों में सैलजा को जगह नहीं दी है, जबकि दीपेंद्र हुड्डा और बाकी नेता पोस्टरों में दिख रहे हैं, जिसको लेकर के अब बीजेपी के नेता इसे सैलजा के साथ साथ पूरे दलित समाज का अपमान बता रहे हैं। उधर इस्तीफा देने के बाद से केजरीवाल पहली बार हरियाणा पहुंचे। इस दौरान यमुनानगर के जगाधरी में 1.5 किलोमीटर रोड शो उन्होंने किया और इस दौरान समर्थकों से वो बोले कि हरियाणा में इस बार चुनाव में जो भी सरकार बनेगी वो बिना आम आदमी पार्टी के नहीं बनेगी। शिक्षा मंत्री पर निशाना भी उन्होंने इस दौरान साधा और बोले कि उन्होंने शिक्षा का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया है। केजरीवाल जी क्या लोगों को आकर देंगे? सबसे पहले आप पार्टी की पंजाब में सरकार है, मेरे खेतों की प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले तो हमारा ये हरियाणा का पानी दिलवाए हमें, उसके बाद जब पानी आ जाए तो किसी से वोट मांगने की बात करें। और दूसरी बात, आम आदमी नाम की पार्टी जहां इसका जन्म हुआ था दिल्ली में, लोकसभा की 7 सीटें हारी है। इसका दीपक बुझ चुका है और बुझे हुए दीपक से शमा रोशन नहीं की जा सकती है। जो खुद बुझे हुए है वो हरियाणा में आके क्या उजाला करती है। तो चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चंद दिनों बाद मतदान होगा, लेकिन उससे पहले प्रचार का शोर जहां पूरे प्रदेश भर में गूंज रहा है, तो वहीं पार्टियों के आपस में खींचातानी भी देखी जा रही है। एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे के मैनिफेस्टो पर तमाम तरीके के सवाल खड़े करना, इस दौर से अभी सभी पार्टियां गुजर रही हैं। और इस बीच जो है, एक बार फिर से कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो गुटबाजी वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। आरोप कई लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुमारी सैलजा के साथ अन्याय हो रहा है, पार्टी में दलित चेहरे का ये अपमान है, दलित नेता का अपमान है, पूरे दलित समाज का अपमान इसको बीजेपी बता रही है। और उसी के साथ ही बीजेपी भी अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भी इस बीच निशाना साधने से नहीं चूकी। अनिल विज ने कहा कि जहां पर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, वहीं पर ही अब पार्टी लगभग समाप्ति की ओर है और हरियाणा में सरकार बनाने की ना सोचे। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी का हौसला इतना बुलंद इस बीच दिख रहा है कि उनका कहना है, इस बीच जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो भी सरकार चुनाव में जीतकर बनेगी वो बिना आम आदमी के सपोर्ट के इस बार हरियाणा में नहीं बनेगी। तो वहीं उधर अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी लगातार तैयारी कर रही हैं और जहां 90 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ने का दांव ठोक रही थी इनेलो, वहीं 30 सीटों पर इनेलो लड़ रही है और अन्य सीटों पर 35 से ज्यादा सीटों पर जो है बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इस बीच जो आरोप प्रत्यारोप है वो थमते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अपनी पार्टी की जीत का दावा करने के साथ साथ दूसरे की पार्टी के हार का दावा करते हुए भी नेता इस बीच नहीं चूक रहे हैं। तमाम तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं और प्रचार भी धुआंधार हो रहा है। इस बीच
अब ऐसे में जनता किस ओर रुख करेगी, किसे पसंद करेगी, किसे सत्ता सौंपेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दावे तो लगातार किए जा रहे हैं कि 36 बिरादरियों का साथ जो है वो पार्टियों को मिल रहा है, लेकिन किस पार्टी को मिल रहा है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 36 बिरादरियों की जहां बात सामने आती है तो बीजेपी ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में सभी के लिए जो है कल्याण बोर्ड की स्थापना करने की बात कही है। उधर कांग्रेस भी जो है 7 बड़े वादे लेकर आई, बीजेपी इस बीच 20 वादे लेकर आई। जहां कांग्रेस बीजेपी के मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट बता रहा है, तो वहीं जो कांग्रेस है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट बताते हुए कह रही है कि जो वादे हमने किए थे उन्हीं को बीजेपी मजबूर करने पर, रिपीट करने पर मजबूर है। लेकिन उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा बांध रखा है, 7 वादों के नाम पर लोगों से झूठे वादे किए जा रहे हैं। अब ये वादे झूठे हैं या सच्चे, ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि चुनाव में कुछ दिन अभी और बाकी हैं। 10 से 15 दिन का समय अभी कह सकते हैं बाकी है, और 15 से 16 दिन बाद जो है प्रदेश में मतदान होगा। उसके बाद 2 से 4 दिन बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जनता इस बार किसको चुनने वाली है। लेकिन उससे पहले एक जो तस्वीर अब फिर से सामने आती है प्रदेश की, वो काफी चिंताजनक है। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज भी हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा देती हूं। राजवीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश अग्रवाल जी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुटिल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और विनय यादव जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल दिनेश जी आपसे ही आज लेना चाहूंगी। हमने जब शुरुआत की प्रोग्राम की तो शुरुआत में ही बताया कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि कुमारी शैलजा के साथ जो भेदभाव पार्टी कर रही है वो सिर्फ शैलजा का ही नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। पहले कुमारी शैलजा को टिकट ना देना, ये कहना कि जो सिटिंग सांसद है उन्हें टिकट ना मिलेगा, उसके बाद से अब उनके पोस्टर ही गायब कर देना। क्या ये इशारा करते हैं कि सच में पार्टी में गुटबाजी चल रही है, या फिर इसको कैसे बचाव करेंगे पार्टी का? जी ज्योति जी, आपको नमस्कार, और आप सभी प्रवक्ता साथियों को मेरा सादर नमन। मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है शैलजा जी को लेकर, शैलजा जी न केवल हमारी पार्टी की बहुत ही सम्मानित नेता है, हमारी बड़ी बहन भी है, और पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की नेता है, ना कि प्रदेश स्तर की नेता है। निश्चित तौर पर उनका सम्मान और उनका मान हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उनका मान सम्मान है। और समय समय के ऊपर, जैसा कि अभी पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यही आरोप लगाया था कि आप शैलजा जी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित क्यों नहीं करते। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का एक अपना तरीका है कि पहले हम लोग चुनाव में जाते हैं, चुनाव जीत के आने के बाद जो हमारे विधायक हैं वो नाम प्रपोज करते हैं। वो एक नाम भी हो सकता है, 2 नाम भी हो सकते हैं, 3 नाम भी हो सकते हैं। अब अंतिम निर्णय हमारी पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी शीर्ष नेतृत्व तय करता है। तो ऐसा इस तरीके का आरोप लगा देना कि भाई हमने शैलजा जी को एक तरफ कर दिया, ये निराधार है। तो फिर एक हफ्ते से चुनाव प्रचार में क्यों नहीं पहुंची है कुमारी शैलजा? दिल्ली में अपने आवास में वो क्या कर रही हैं? मीडिया से भी दूरी बना रही हैं। ज्योति जी देखिए, उनकी निजी जिंदगी के ऊपर मुझे टिप्पणी करने का कोई राइट नहीं है। क्या बिल्कुल सही कहा आपने दिनेश जी, निजी टिप्पणी नहीं आप कर सकते, लेकिन सुनिए, आप सही कह रहे हैं कि आप निजी टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन चुनाव का समय है, 15 दिन बाद सर पर चुनाव है, जीत का दावा आप लगातार कर रहे हैं, 36 बिरादरी आपके साथ है। ऐसे में आपके इतने बड़े नेता अगर घर में बैठ जाएंगे तो ये फिर कहां से निजी हुआ? क्योंकि नहीं, मैं तो आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप देखिए, मैं आपका बहुत सम्मान इसलिए ज्यादा करता हूं कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं आप, और सारी बातों को आप समझती हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो समय चल रहा है, ये समय कम से कम जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, और वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहा है, और हम आपसे ये उम्मीद भी रखते हैं कि आप बखूबी उसको निभाएं। और ये समय ऐसा है कि आम मतदाता तक जो 5 तारीख को पोलिंग होनी है, उसके ऊपर मतदाताओं की जो समस्याएं पिछले 10 साल से चल रही हैं
अगर हम उनको डिस्कस करें तो मुझे लगता है कि शायद वो सही नहीं, जिम्मेदारी निभा रहे, इसीलिए सवाल भी कर रहे हैं ना। देखिए, अगर आप अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारी बात आप हमारा जो जिम्मेदारी है आपकी बात को जनता तक पहुंचाना है। आप क्या कह रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। अब पार्टी की जो तस्वीर है वो भी तो हम ही दिखाएंगे ना प्रदेश की जनता को। मैं आपको पूरे यकीन और विश्वास से एक बात कह सकता हूं और बिल्कुल ऑथराइज कह रहा हूं कि मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं। मैं आपको बहुत ही सादर विनम्र के साथ एक बात कह रहा हूं कि शैलजा जी हमारी बड़ी बहन है। अगर कोई व्यक्तिगत कोई कारण है, निश्चित तौर पर हो सकता है आज कल परसों वो प्रचार भी संभालेंगी, पार्टी को भी संभालेंगी। तो पोस्टरों से तस्वीरें क्यों गायब हो गई ये बता दीजिए, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं समझ जाऊंगी। पोस्टरों से तस्वीरें क्यों गायब हो गई ये बता दीजिए बस। मुझे तो अभी तक ऐसा कोई पोस्टर नजर में आया नहीं, लेकिन अगर हिसार में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटें, जिसमें से 6 ऐसी सीटें हैं जिसमें पोस्टर हटा दिए गए उनके, सिर्फ एक सीट पर उनके पोस्टर लगाए गए हैं। ज्योति जी देखिए, कई बार क्या होता है कि आपके विधानसभा वाइज जो उम्मीदवार होते हैं, आपको अनेक पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के भी इस तरीके के मिलेंगे जिसके अंदर नायब सिंह सैनी जी का तो वो लगाना अपनी मजबूरी समझ रहे हैं, नरेंद्र मोदी का मजबूरी समझ रहे हैं, हो सकता है खट्टर जी का फोटो ना लगता हो सकता है बरौली जी का फोटो ना लगता हो सकता है कि उनके ओपी धनखड़ का ना लगता हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ विधानसभा के कुछ उम्मीदवार ये भी सोचते हैं कि भाई ठीक है, मेरा तो इस फोटो से ही काम चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई पार्टी की तरफ से कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि आपको इनका फोटो अवश्य लगाना पड़ेगा या इनका फोटो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो भी उम्मीदवार हैं उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और बहन जी का फोटो निश्चित तौर पर उन्हें लगाना चाहिए। मैं इस बात का समर्थक हूं। चलिए, तो आप अपनी पार्टी वालों को ये सलाह दे रहे हैं ना कि लगाना चाहिए, नहीं लगाए तो ये गलत है, बिल्कुल लगाना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, मनोहर लाल कह रहे हैं कि ये दलित समाज का अपमान है, इस पर क्या कहेंगे? फिर आगे देखिए, जहां तक मनोहर लाल जी का सवाल है, मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत ही सम्मानित नेता हैं वो। और मैं तो ये मानता हूं कि इतने सम्मानित नेता को ऐसी छोटी बात अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। अगर हमने उनसे प्रश्न करने शुरू कर दिए तो शायद उनको कहीं मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी दिनेश जी। पार्टी में सबसे वरिष्ठ जो रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी, जहां कभी नरेंद्र मोदी जी चाय का कप उनके सामने लिए खड़े रहते थे, पानी का गिलास लिए खड़े रहते थे, आज उन लाल कृष्ण आडवाणी जी को न केवल प्रधानमंत्री पद से दूर कर दिया बल्कि उनकी नमस्ते तक नहीं लेते। आप लोगों ने कितनी बार विजुअल देखे होंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हाथ जोड़कर खड़े और नरेंद्र मोदी उनको इग्नोर करके निकल जाते हैं। इस तरीके से मुरली मनोहर जोशी जी को इग्नोर किया। और मैं तो ज्योति जी एक छोटी सी बात और कहूंगा कि जो राम मंदिर का जो मामला चला, लगातार इतने साल तक संघर्ष हुआ, आप ये देखिए वो जितने भी नेता थे जिन्होंने कुर्बानियां दी थी उसमें से उन सबको साइडलाइन कर दिया भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 व्यक्तियों ने। तो सब आप ये कह के ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी में जो हो रहा है सही है या फिर क्या कह रहे हैं? लेकिन ज्योति जी मैं फिर कह रहा हूं ये उनका अपना इंटरनल मामला है, मैं उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जब वो हमारे घर में झांकने की कोशिश करते हैं तो वो हमें मजबूर करते हैं कि हम उनकी तरफ उंगली उठाएं। हमारी कल्चर और हमारी संस्कृति इजाजत नहीं देती हम किसी और पर उंगली उठाएं। ठीक है दिनेश जी, बस वो मजबूर करते हैं। ठीक है दिनेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजवीर जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए ठीक है, राजवीर से फिर जोड़ने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं कृष्ण कुटेल जी आपका रुख करना चाहूंगी। कुटेल साहब, जो दिनेश जी ने बात कही मेरे सवाल पर, कितना आप उस बात से सहमत है? क्या आपको लगता है? इसका जवाब तो जरूर दीजिएगा, लेकिन एक आपके लिए भी सवाल है कि आप जब स्टार्टिंग हुई थी चुनाव की तैयारी की, आपने कहा था 90 सीटों पर लड़ेंगे, खूब मजबूती से लड़ेंगे। अब लोग कह रहे थे अन्य पार्टी वाले कि आपके पास उम्मीदवार नहीं है। अब आप कहां 50 से ऊपर सीटों पर लड़ने की बात कर रहे थे, आप आ गए 30 सीटों पर। क्या कारण रहा, क्या वजह रही, इसको भी बताइए। 90 की 90 विधानसभा के ऊपर जो है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपको किसने कहा है कि हम 30 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, एक रिपोर्ट सामने आई थी आज ही, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि मात्र 30 सीटों पर इनेलो के जो है उम्मीदवार उतारे जाएंगे और बाकी 38 के आसपास कुछ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे। अगर वो रिपोर्ट गलत है तो ये भी बताइए। 30 से 35 सीटों के ऊपर हमारी जबरदस्त फाइट है, जिसके अंदर हम कांग्रेस और बीजेपी का जो है कि वहां पर खेल बिगाड़ रहे हैं।
और हो सकता है जो जो चुनाव जो है कि आगे की ओर जाएगा तो हम 35 सीटें जीत करके इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाने का काम करेंगे। और रहा जहां तक सवाल जो दिनेश जी भी कह रहे थे और कुमारी शैलजा जी का मामला जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हम बार बार जो है कि डिबेट के अंदर भी बोलते थे कि कांग्रेस जो है कि गुटबाजी का शिकार है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो भगदड़ मची हुई है, छोड़ करके जा रहे हैं। और यहां पर जो गुटबाजी की जो शिकार है वो सामने आ चुकी है, क्योंकि आज शैलजा जो है कि किसी भी चुनाव प्रचार के अंदर जो है कि वो नजर नहीं आ रही है। और हम बार बार इस बात को बोलते थे कि कांग्रेस के अंदर दलितों का जो है कि वो सम्मान नहीं है, क्योंकि पहले इन्होंने अशोक तंवर को पीटने का काम किया है और अब जो है कि कुमारी शैलजा को इन्होंने कमजोर करने का काम किया है। और इस देश और के अंदर जो है प्रदेश के अंदर आज किसान और कमेरे वर्ग का गठबंधन है। आदरणीय बहन कुमारी महाती और चौधरी अभय चौटाला जी का जो है कि यहां पर गठबंधन है। और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कि आदरणीय बहन कुमारी महाती जी का और बहुजन समाज पार्टी का जो दबदबा है बड़ा पैमाने पे है। और आज दोनों मिलकर के जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि जो ये कहते थे कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन ये सपने छोड़ दें। लेकिन यहां पर जो सरकार होगी वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर जो है कि सरकार बनेगी। लेकिन कुटेल साहब एक महत्वपूर्ण सवाल और, अरविंद केजरीवाल आए थे आज हरियाणा में, उन्होंने ये कहा कि जो भी सरकार बनेगी बिना आम आदमी पार्टी के समर्थन के बन ही नहीं सकती है। देखिए, यहां पर केजरीवाल जी का जो सपना है वो कभी साकार होने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर जब कोई बात इस हरियाणा प्रदेश के हक अधिकार की होती है तो वो कहते हैं कि भाई हम पंजाब का जो पानी है हम देने वाले नहीं है। आज पानी का मसला है और पानी के मसले के ऊपर जो है कि कोर्ट के आदेश हैं, तो लेकिन आज किसानों को पानी क्यों नहीं दे रहा है? तो यहां पर आकर के जो है कि उसकी भाषा कुछ और हो जाती है। दिल्ली में जाता है तो फिर वो कहते हैं कि हरियाणा वालों ने प्रदूषण फैलाने का काम किया, हरियाणा के लोग जो है कि हमें पानी नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, जब पंजाब से हमारा पानी आना है तो पहले आप पानी जो है कि हमें पंजाब से देने का काम करें। देखिए, यही बात कह रहे हैं, यही बात तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं। कुटेल साहब, रोकूंगी आपको, विनय जी हमारे साथ बने हुए हैं, फिर राजवीर जी आपके पास आऊंगी। पहले विनय जी से एक सवाल ले लूं। यही बात कह रहे हैं कुटेल साहब भी, यानी इनेलो वाले भी, यही बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि आप किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। पहले आप पानी देने की बात कीजिए, तब जाकर के आप वोट मांगे। जब तक आप पानी देने की बात नहीं करेंगे तब तक आप वोट मांगने के अधिकारी नहीं है। आज जो है वो इन सभी पार्टियों पर पहले लागू होती है, क्योंकि ये मुद्दा कोई 3-4 साल पुराना तो है नहीं, ये मुद्दा दशकों पुराना है। इंदिरा जी के समय से ये मुद्दा चला आ रहा है। और देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद तो 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हरियाणा में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2014 से 17 तक अकाली दल की भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार थी। देखिए, इतना बढ़िया समय था कि तीनों जगह इनकी सरकार थी और 3 साल के समय में ये उस मुद्दे को नहीं सुलझा पाए। तो इसका मतलब ये भी इस पे राजनीति कर रहे हैं। और ये तो हो गया कि भाई राजनीति हो रही है, लेकिन आप टेक्निकली समझिए कि इतने दशकों के बीच जो परिस्थितियां बदली हैं, जो पानी पहले 60-70 फुट पे हुआ करता था, अब वो 250-250, 300-300 फुट, और कहीं तो पानी बिल्कुल खत्म हो गया। पंजाब के अंदर 13 जिले ड्राई जोन में है, हरियाणा के अंदर भी 8 जिले ड्राई जोन में है। न पंजाब के पास पानी है, न हरियाणा के पास पानी है। तो भाई, मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2019 में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान का पानी रोककर हरियाणा के किसानों के हक का पानी उनको लाकर दूंगा। तो उनको पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है? पाकिस्तान का पानी रोककर पानी लाते क्यों नहीं है? और पंजाब को भी दे और हरियाणा को भी दे। जल शक्ति मंत्रालय इन्होंने बनाया ना, तो इस समस्या का समाधान केंद्र को करना चाहिए और ये राजनीति ना करें। देखिए, सारी पार्टी रह चुकी है सत्ता में, इन्होंने क्या किया ये बताएं पहले जनता को।
अभी जुम्मा दो साल से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और ये सारा ठीकरा जो है वो आम आदमी पार्टी के सर पे फोड़ते रहते हैं। भाई परिस्थिति बदल चुकी है, अब पानी पंजाब के पास भी नहीं है। आप पंजाब और हरियाणा देखिए, दोनों हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसको इस तरह पेश ना करें कि पंजाब पाकिस्तान है या हरियाणा पाकिस्तान है। मोदी जी बताएं पाकिस्तान का पानी कब रोकेंगे और कब हरियाणा और पंजाब दोनों भाइयों को पानी देंगे, ये बताएं। आपने केंद्र पर ये मुद्दा डाल दिया। अभी दिनेश जी से बात जब हमारी हो रही थी तो दिनेश जी ने कहा कि ये गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पर ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि बीजेपी तो इसको दलितों का अपमान बता रही है, कुमारी सैलजा का अपमान बता रही है, और वो कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है। तो कैसे देखते हैं इस मामले? देखिए ये बहुत समय से चला आ रहा है। एक समय था जब कांग्रेस में कई गुट हुआ करते थे, अब तो उनमें से ज्यादातर जो है भाजपा में चले गए हैं। अब वहां जाकर के वो गुटबाजी करेंगे या भाजपा को मजबूत करेंगे वो तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ये तो चला आ रहा है, ठीक है। तो इसमें उनका आंतरिक मामला, इसमें हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। और अगर जहां तक ये अपमान की बात है, देखिए ये इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस में ये चल रहा है, बीजेपी में चल रहा है। मैं तो कहता हूं भाई स्कूल अस्पताल पे आइए ना, मुद्दों पे चुनाव लड़िए ना, अब छोड़िए ना, वो तो जनता देख ही रही है। ये तो जनता की अदालत है, एग्जाम है, सारी पार्टियां देगी, जनता इसमें स्कोरिंग करेगी। तो इस चीज को छोड़ करके अगर अपमान की बात करें तो भाई जो पहलवान बैठे थे, महिला पहलवान जो बैठी थी, इसका मतलब आपने सारी महिलाओं का अपमान किया। जो संदीप सिंह जिन्होंने महिला कोच का यौन शोषण किया, इसका मतलब आपने महिलाओं का अपमान किया। जो खट्टर साहब अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता, ब्राह्मण कार्यकर्ता को बोलते तेरी गर्दन काट दूंगा, इसका मतलब आपने सारे ब्राह्मण समाज का अपमान किया। और जब उनकी जो ये सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम ये चलाते थे, वहां कोई बिजली के लिए पूछ ले तो वो चुप करा देते थे उनको, वो संवाद ही नहीं करते थे। तो इसका मतलब आपने तो 36 बिरादरी का सम्मान आप एक एक करके कभी न कभी करते आए हो। तो इस तरह की राजनीति तो ये चलती रहेगी, इसी में ये जनता को उलझा के रखना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं भाई आप स्कूल अस्पताल जो आपने मैनिफेस्टो निकाले हैं, जो आम आदमी पार्टी से आप सीख रहे हो, आम आदमी पार्टी जो राजनीति बदलने आई थी उसमें कामयाब हो रही है धीरे धीरे। देखिए सीख रहे हैं, बड़ा अच्छा सीख रहे हैं और सिखा लेंगे इनको हम राजनीति। अब ये कहीं ना कहीं शिक्षा की बात कर रहे हैं, अब ये बिजली की बात कर रहे हैं, अब ये पानी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। इन मुद्दों पे चुनाव लड़िए। तो आप कह रहे हैं कि ये जो जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी से सीख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस वाले। जी देख लीजिए आप। चलिए ठीक है, इसमें मैं आगे टिप्पणी करूंगी, आगे इस पर सवाल करूंगी। राजवीर रोहिला जी भी जुड़ गए हमारे साथ। रोहिला जी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज आऊंगी मैं चुनाव पर, लेकिन पहले इस वाले सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस में जो तस्वीरें सामने आ रही है कि कुमारी सैलजा के पोस्टरों से तस्वीरें गायब हो गई चुनाव, और एक हफ्ते से वो चुनाव प्रचार में नहीं गई। कांग्रेस वाले कहते हैं कि उनका निजी फैसला है, गुटबाजी कुछ भी नहीं है। लेकिन मनोहर लाल कहते हैं कि ये पूरे दलित समाज का अपमान है। वो कहते हैं कि अगर हमने आपके घर पर झांकना शुरू कर दिया तो फिर आप सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे। कैसे जवाब देंगे कांग्रेस वालों को? एक बार वो दिनेश जी ने पूछ लो, एक बार तो दोनों को की बात नहीं। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। ज्योति जी मैंने ना निजी फैसला नहीं बोला, आप मेरा शब्द देखिए। मैंने ये कहा था कि हो सकता है कोई निजी कारण उनके ऐसे हो कि जिस वजह से वो अभी ना आ पाई हो सकता है वो कल से परसों से वो प्रचार में उतर जाए। मैंने निजी कारण बताया, फैसला नहीं कहा। चलिए ठीक है, उनका निजी कारण हो गया, उनका निजी कारण है, इसीलिए उनका निजी फैसला है कि वो नहीं गई। सभी प्रवक्ताओं को मेरी राम राम, आपके दर्शकों को भी ज्योति जी राम राम, और आपको भी राम राम मेरी। अभी जो कांग्रेस में जो चल रहा है ये कोई छुपी बात नहीं, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है इन लोगों में, ये कोई नई बात नहीं है। और दलितों वाली बात जो ये लोग करते हैं तो इनका जो असली चेहरा वो सब सामने आता है। वो चाहे मिर्जपुर कांड हो, चाहे घाना कांड हो, चाहे वो दुलीना कांड हो, ऐसे बहुत से इन्होंने दलितों का उत्पीड़न किया। और ये जो करीब 7-8 दिन से कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं एक मनसा को लेकर, जो शब्द बोले गए वो शब्द हमें सकल समाज में उन शब्दों की कोई जगह नहीं है उन चीजों की। लेकिन जो सैलजा जी के साथ हो रहा है, सैलजा जी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। जो एक कांग्रेस को उद्धा कांग्रेस बना दिया पूरे हरियाणा में, जो कब्जा किया गया अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वो चीजें उन्हीं की वजह से पिछले 10 साल से कितने नेताओं ने पलायन किया है। लेटेस्ट तो आप भी देखो कितने नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, अन्य पार्टियां ज्वाइन की।
तो ये सब दिख रहा है कि ये लोग एक तानाशाही है इनकी, और ये बेचते के जनता में जाके विक्टिम कांड करके ले सवाल पूछ के कुछ नहीं है। असली मंशा इनकी सिर्फ और सिर्फ बेसत्ता है, जिसके लिए ये लोग यहाँ की जीओसीटी बनाते हैं। लेकिन दलित समाज में जो प्रतिकार देखने को मिला है वो एक कहानी कहता है कि दलित समाज जागरूक है और उसे अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का, अपनी जिम्मेवारियों का, अपनी जो आत्मसम्मान है उसका पता है। तो ये इनके बस की बात भी नहीं है, क्योंकि इनकी लोगों की मंशा यही है कि जो गरीब लोग हैं, जो माइनॉरिटी है या जो ओबीसी है, उसे दबा के रखो। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा नरेंद्र को दिया। कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि कई सारे आपके भी नेता ऐसे हैं जो मजबूरी में नायब सैनिक का तस्वीर लगाते हैं अपने पोस्टर में, मजबूरी में प्रधानमंत्री का लगाते हैं, वो लगाना नहीं चाहते हैं। मैं आपकी बात से 1,00,000% सहमत हो सकता हूँ। हो सकता है किसी नेता के दिमाग में ये भड़क हो, लेकिन हमारा संगठन इतना मजबूत है, उसे मजबूरी बस चाहकर या अपनी इच्छानुसार या प्रोटोकॉल के अनुसार वो प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़ा हुआ है। लेकिन इन लोगों का क्या करें, ये तो घड़ी घड़ी में तो नेता बदलते हैं, घड़ी घड़ी में पोस्टर में मतलब दूसरों की जगह जाती है। अब माफी मांगते फिर रहे लोग, उद्धव को सामने आना पड़ा। लेकिन जो डेंट लगना था, जो आत्मसम्मान में चोट लगनी थी, वो लग चुकी है। और आने वाले समय में जो होगा वो 8 तारीख को पता लग जाएगा उस चीज का। इसमें ना मुझे कहने की आवश्यकता है, ना सफाई देने की आवश्यकता है। ये जो कांग्रेस पार्टी है, इस पार्टी में प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज नहीं है। उद्धव साहब ने दर्जनों नेताओं को ठिकाने लगाया था जब उनका कार्यकाल था, और उसके बाद अब उन्होंने ये सोचा कि अपने बेटे को हमने मुख्यमंत्री बनाना है, और उसके लिए तो उन्होंने पूरी धड़ी लगा दी। किरण चौधरी जी जो इतनी बड़ी नेता थी, जो सीआरपी लीडर रही है, उनको तो उनका छोड़ के आना पड़ा। वो क्या कारण हुआ? क्योंकि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ न कुछ अलग भी होता है इन लोगों के, और वो सब दिख रहा है। चलो ठीक है, दिनेश जी को जवाब देना चाह रहे हैं। दिनेश जी कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज ही नहीं है आपकी पार्टी में, हमारी पार्टी में कम से कम वो तो है। जी, मैं आज एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पीछे मैंने ना कई डिबेटों में एक चीज देखी है कि हरियाणा प्रदेश का जो 36 बरादरी का भाईचारा है, उसको इस चुनाव में खराब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे अभी रोहिल्ला साहब इस बात को कह रहे थे, उन्होंने उदाहरण दिया गोहाना का और मिर्चपुर का। इनकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि इस भाई को शायद ये नहीं पता कि इन दोनों के दोनों मामलों में जो भी कुछ हुआ उसकी तुरंत एफआईआर दर्ज की गई, और एफआईआर दर्ज करके कोर्ट में पेश की गई। आज रोहिल्ला जी प्लीज। और मिर्चपुर के जो दोषी थे, उन दोषियों को कोर्ट ने सजा दी है। कानून ने भी अपना काम किया, सरकार ने भी अपना काम किया। अब बात आ जाती है गोहाना की। गोहाना की भी एफआईआर लॉन्च हुई, वो भी कोर्ट में गई, सीबीआई कोर्ट में गई, और सीबीआई आपके अंडर है। अभी 2 साल पहले उसका फैसला हुआ है गोहाना का, और उसके अंदर सारे दोषी बरी हुए। क्यों हुए वो भी मैं आज बता देता हूँ। क्योंकि इन दोषियों के अंदर एक नाम था प्रदीप सागवान, जो आपकी पार्टी के लोकसभा के सांसद किशन सिंह सागवान जी के बेटे थे। सिर्फ एक प्रदीप सागवान की वजह से आपने सारे दोषियों को बचाने का किया। आपने को बचाने का काम किया नहीं किया, आपने बचाव में बीजेपी के दिनेश जी थोड़ा सा रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, फिर लौटती हूँ। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ऐसे ही नहीं हमारे हरियाणा के हाईवे वाव बन गए हैं। ये तो हमने बीजेपी पे वोट दिया और एक के बाद एक नेशनल हाईवे बनते गए, वरना पहले तो पता है ना। हाँ भाई, नारनौल तक चंडीगढ़ पहुंचने में शाम हो जाया कर, और 4 घंटे में हुआ पहुंच जा है। हाईवे से दूरियां घटाई हैं। तभी तो भरोसा है बीजेपी पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास।
बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आगे बढ़ जी, कुछ जवाब आप छोटा सा देना चाह रहे थे, उसके बाद से फिर मैं डिबेट में आगे बढ़ूंगी। जो इन्होंने मिर्जपुर का मतलब बताया न्याय हुआ, कैसे न्याय हुआ ये इनको पता नहीं है शायद। उन लोगों को केस दिल्ली शिफ्ट करवाना पड़ा। 150 के करीब परिवारों को पलायन करना पड़ा, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी की सरकार ने हिसार में या सिरसा में कई जगह थी, उनको पलाया गया, उनको पलाट दिए गए, मकान बनाए गए। तो आप लोगों का न्याय सबको दिखता है। और जो शैलजा जी के साथ आप लोग करवा रहे हो, जो शैलजा जी के साथ करवा रहे हो, तो वो तो आपकी पार्टी की नेता है। जब आप अपनी पार्टी की नेता को नहीं बख्श रहे तो जनता को क्या बख्शोगे आप लोग? चलिए ठीक है दिनेश जी, मैं आऊंगी। थोड़ा सा समय की पाबंदी है। एक सवाल पहले मैं कृष्ण कुटेल जी से ले लूं, उसके बाद दिनेश जी। एक सेकेंड, चलिए ठीक है, जल्दी से 5 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। मैं प्लीज एक सेकेंड, मैं एक बात को लेकर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जो कुछ डिलीवर किया है, अगर आपने हरियाणा प्रदेश को बढ़िया डिलीवर किया होता तो आप बहस करते डिलीवरी पे। बट आप जो है ना अनर्गल बातों में चैनल का और पब्लिक का टाइम यू खराब करने लग रहे हो। अरे भैया अगर प्लीज प्लीज, मैं नहीं बोला आपके बीच में। रोहिल्ला साहब जल्दी बात खत्म कीजिए। को बताया सिर्फ इसलिए कि उनमें प्रदीप सागवान थे, और आज आप प्रदीप सागवान को एमएलए का टिकट देकर चुनाव भी लड़ा रहे हैं। उनके फादर आपके नंबर पार्लियामेंट से। आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी है, आपको पार्टी की बात कहनी है। आप कैसे स्वीकार करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी पानी का गिलास लेके घूमते थे अडवाणी जी के पीछे? चलिए समय की पाबंदी है, थोड़ा सा समय की पाबंदी, और मेहमान भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत पुरानी बातों को कहने का कोई मतलब नहीं है। कुटेल साहब देखिए, विनय जी कह रहे हैं कि अच्छी बात है, बाकी पार्टियां जो है हमें देखकर बहुत कुछ सीख रही हैं। आज आप शिक्षा की बात कर रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं, तो वाकई में क्या आपको लगता है कि अन्य पार्टियां जो इन मुद्दों पर बात कर रही है ये आम आदमी पार्टी से सीख कर रही है? देखिए नहीं, ये मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना है और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना है मैंने, लेकिन आधारहीन बातें जो है कि यहां पर रख करके जो है कि जनता को अब बेवकूफ नहीं बनाया जाता। क्योंकि कांग्रेस के समय के अंदर वो अपनी शिक्षा नीति को आप याद करें कि आपके शासनकाल के दौरान जो है कि कहा कि पहली से लेकर के 8वीं तक बच्चा स्कूल में जाए या ना जाए तो उसको जो है कि पास कर दिया जाएगा। अगर ऐसी नीति आप बार बार लेकर के आएंगे तो किस प्रकार से जो है कि हमारे इस हरियाणा प्रदेश का जो है कि वो भविष्य मजबूत होगा। और शिक्षा का जो नाश करने का काम किया वो कांग्रेस ने किया है, और फिर दूसरा जो स्कूलों को बंद करके काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज लगभग जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या के अंदर इन्होंने स्कूल बंद करने का काम किया है। ये दोनों जो है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और जो है कि इन्होंने कभी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास की बात नहीं की है। आज यहां पर वो टीवी पर बैठ करके ये डिबेट करके हम कहते हैं कि ओपीएस स्कीम को लागू करने का काम करेंगे। मैं दिनेश जी से पूछना चाहूंगा, जब आपकी सरकार थी 1 जनवरी 2006 को अपने ओपीएस स्कीम को क्यों बंद किया? आप करेंगे हम 6000 देंगे पेंशन नहीं किया। तो यहां पर जो है दूसरी बात, आज गोवाड़ा कांड की बात आप कर रहे हैं, मिर्चपुर कांड की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जब दलितों को सड़कों पर आना पड़ा और आदरणीय बहन कुमारी मार्ती जी जब गोवाड़ा के अंदर पहुंची तब जाकर के जो है कि कार्रवाई हुई, तब सीबीआई की जो है कि जांच हुई। आपकी सरकार ने तो जो है कि उसको दबाने का काम किया है। मिर्चपुर कांड को आप याद करें कि आपने जो है कि बस्तियों के अंदर आग लगवाने का काम किया और कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन जब पूरे हरियाणा का दलित जो है कि वो सड़कों के ऊपर आया तब जाकर के वहां पर कार्रवाई हुई है। यहां पर झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। और आज जो शैलजा के साथ आप बर्ताव कर रहे हैं, दलित समाज उसको सहन नहीं करेगा, दलित समाज आपको वोट नहीं देगा। आज भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जो है कि लोग याद करते हैं। अगर शासन को देखना है तो मायावती जी के शासन को देखे। उसके शासन के दौरान जो है कि अगर किसी ने ऐसी गड़बड़ की तो वो कानून के शिकंजे में था। और वहां पर एक बात थी,
कानून कानून हाँ, के द्वारा जी, मैं एक बात सुन राज। लीजिए। और ऐसा ही इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है, वो कभी भी इस बात को सहन नहीं करते। आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर जनता की आवाज को किस प्रकार से उठाने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा। आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो जो है 3 दिन के सेशन को जो है कि 3 घंटे के अंदर समाप्त करके चले गए। आज ये खेल जो है, जो आपका मिली भगत का खेल है, जो आप भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के 21 सालों पर आपने कमजोर कैंडिडेट उतारने का काम किया। जी, मैं जवाब दे सकता हूँ इस बात का। तकनीकी खराबी के कारण कुटेल साहब की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है दिनेश जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद विनय जी के पास जाना है। बिल्कुल शॉर्ट में। एक तो मैं इन भाई को ये बताना चाहूंगा, ये शायद इनकी याददाश्त कमजोर है। इनको ये नहीं पता कि इनके नेता स्कूल के टीचरों के मामले में 10 साल की सजा काट चुके हैं। जो ये स्कूल की और टीचरों की बात कर रहे हैं, ये भूल गए हैं कि ये 10 साल की सजा काटे हुए हैं। दूसरा, शायद ये भी भूल गए कि कंडेला के अंदर जो इन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई थी, उसके जख्म आज तक हरे हैं, शायद उसको भी भूल गए। नंबर 3, इनको ये भी भूल गए कि भाई 2004 से लेकर 2024 20 साल हो गए, हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनको कहा ये 47 पे होते थे, इनको 1 पे लाके पटक दिया। अगर इनकी नीतियां अच्छी होती तो ये एक सीट तक सीमित नहीं होते। और अंतिम बात इनके लिए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि शायद ये इस बात को भी भूल रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इनका 4 साल का जो शासन था, उसको भी जनता आज तक नहीं भूली है। और एक आखिरी बात इनके लिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी जहां इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता किया ज्योति जी, वहीं उसके बाद इन्होंने गोपाल कांडा जी के साथ समझौता किया। और उसके बाद गोपाल कांडा जी की सीट पर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉ किया तो गोपाल कांडा जी ने खुलेआम बिल्कुल मीडिया के सामने ये बात बोली कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं भी उसमें शामिल होऊंगा, अभय चौटाला भी होंगे, बीएसपी, इनेलो का और एचएलपी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल होगा, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम कर रहे हैं। और दिखावे की जहां तक बात है, वो आपको बी टीम बता रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं। 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड। इनके नेता ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था, जब 3 काले कृषि कानून आए थे, शायद इनको वो वीडियो दिखानी पड़ेगी। अभय सिंह जी बोल रहे थे कि जब तक ये तीनों काले कृषि कानून रद्द नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा। लेकिन वो अभी तक रद्द नहीं हुए कुटेल साहब, वो केवल ठंडे बस्ते में रखे हैं। उसके बाद कुटेल साहब मैं लूंगी जवाब, मैं लूंगी जवाब। आपका कनेक्शन लूज हो गया था बीच में। ठीक है दिनेश जी, आपके पास भी लौटूंगी, और भी मेहमान है। ठीक है, मैं लौटूंगी दिनेश जी। समय की पाबंदी है, मैं समझ रही हूँ आपकी भावनाओं को, एक थोड़ा सा समय की पाबंदी है। रोहिला जी, एक सवाल आपसे, फिर विनय जी के पास मुझे जाना है। जब केजरीवाल जी आज पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि शिक्षा का बेड़ा गर्क किया है बीजेपी ने और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी हरियाणा में इस बार। ये केजरीवाल जी का एक फिर यूटर्न है, क्योंकि ये हमेशा कुछ करते रहते हैं अट्रैक्शन लेने के लिए। अभी पिछले का ड्रामा किया, फिर इन्होंने पब्लिक में ये करो, ये इनका चलता रहता। लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की, मनोहर लाल जी की और नारायण जी की सरकार ने किया है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। क्योंकि हमने तो किसी मॉडल स्कूल बनाए, हमने प्ले स्कूल बनाए हम लोगों ने। हमने वो स्कूल बंद किए जो जहां संख्या कम थी, और उनको दूसरे में मदद कर दिया, जैसे कि 10वीं का स्कूल है गई और वो प्राइमरी स्कूल में संख्या कम है तो वही मदद कर दिया उसके साथ। तो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। लेकिन फिर ये क्यों कहते हैं कि आज आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमारी वजह से, क्योंकि हमने ये मुद्दे उठाए थे इसीलिए आप बात कर रहे हैं इस पर। अच्छी बात है, अच्छी बात की। ये निर्लज्ज लोग हैं बिल्कुल। आज इनके प्रवक्ता ने SYL पर क्या बोला कि पंजाब के पास भी पानी नहीं है, तो ये इनका असली चरित्र चेहरा है। भाई ये लोग हरियाणा को पानी देना नहीं चाहते। आज ये भाई पंजाब की बैटिंग कर रहे हैं जो प्रवक्ता साहब है, ठीक है ना। तो इनसे एक बार दोबारा पूछा जाए कि ये इनकी पार्टी का स्टैंड है क्या ये इनकी पार्टी का स्टैंड है
तो एक बार इनसे विजय यादव जी ने जरूर पूछना नम्रतापूर्वक। अभी मुझे याद है कि 2 से 4 दिन पहले डिबेट हुई थी, उसमें भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे। अब मुझे ध्यान नहीं है विनय जी आप थे या कौन थे, उन्होंने कहा था कि हरियाणा में सरकार बनेगी तब पानी देंगे। हाँ, तो इन लोगों से ये पूछना तुम लोग तुम्हारी कौन है बोलेगा, तुम लोगों ने तुम्हारे नेता जेल से बाहर आ रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी आज भी जेल में आपके। आप लोगों ने अपनी पार्टी के फाउंडर मेंबर को किक मार के मार किया, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास। आप लोगों ने कुमार विश्वास को तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक से बाहर निकाल दिया था आप लोगों ने। आपके सारे कारनामे हरियाणा को पता है। अब अभी अब आज हरियाणा का बेटा बन के आ रहा है, वो जगाधरी में जो बयान दिया है, तो हरियाणा का बेटा, मेरा सवाल है उनसे, भाई हरियाणा का जो पानी है वो कब देगा, एलपीआई का पानी? चलिए ये सवाल ठीक है, उनसे पूछना एक बार। हाँ ठीक है, लौटूंगी। विनय जी, तमाम सारे सवाल हर एक पार्टी की तरफ से आपकी ओर, जवाब दीजिए। जी देखिए, जो आपने जिक्र किया कि 3-4 दिन पहले शायद मैं ही था डिबेट में, अगर मुझे याद है तो मैंने आप ही थे, इसलिए नहीं बोला कि हो सकता है कि आप नहीं थे। जी देखिए, मैंने ये कहा था कि जब हरियाणा में भी हमारी सरकार बन जाएगी और पंजाब में आएगी तो इसका कुछ ना कुछ हल हम निकालेंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि सरकार बन जाएगी तो पानी लाएंगे, ऐसी कोई कंडीशन वाली बात मैंने नहीं कही। दूसरी बात देखिए, बड़े दुख की बात है कि 10 साल शासन में रहने के बाद, डबल इंजन की सरकार रहने के बाद, रोहिला जी ये बीजेपी के प्रवक्ता है, देखिए शुरू करते हैं नेहरू जी से, गांधी से, कभी ये कहते हैं कि भाई हमें तो राहुल गांधी जो है जब तक कांग्रेस में रहेंगे तब तक हम जीतते रहेंगे। कभी अभी ये 3-4 दिन पहले करते थे कि आपके नेता जेल में है, अब जब बाहर आ गए सबको जमानत मिल गई तो अब इनके पास वो भी खत्म हो गया। अभी देखिए एसवाइल तक पूरा घूमते हुए ये कहां होकर वापस आ गए। ठीक है, अच्छा हो कि भाई आप ये मान लें, आप कहते हैं भैया आपने मॉडल स्कूल बनाए आपने, बताइए तो दिखाइए हमें भी। आप दिल्ली में आइए, हम आपको दिखाएंगे मॉडल स्कूल, स्विमिंग पूल है, हॉकी के स्टेडियम है, शानदार स्कूल हमने बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है, वो दिल्ली के स्कूल देखती हैं, वो गुजरात देखने नहीं जाती स्कूल, हरियाणा में तो नहीं आई स्कूल देखने। वो संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्कूलों की और मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा होती है, आप देखिए। तो अगर आपके पास, देखिए जब आप शासन में होते हैं तो आपको बताना चाहिए कि भाई हमने क्या किया और हम आगे क्या करने वाले हैं। आप शैलजा जी का नाम लेकर कांग्रेस में फूट, आम आदमी, प्रशांत भूषण तक चले गए आप, योगेंद्र यादव जी तक चले गए आप। अरे भाई एक अरसा बीत चुका उन बातों को। तो आम आदमी पार्टी देखिए कितना आगे बढ़ चुकी है, भारत के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप है। 10-12 साल के अंदर हमारी 2 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार है, 150 से ज्यादा एमएलए, 10 से ज्यादा सांसद है हमारे भाई। कैसी बात करते हैं आप? अगर वो चले गए तो तभी भी पार्टी देखिए कितना ग्रो कर रही है। अब बात कीजिए हरियाणा, चले गए नहीं कह रहे, यही तो वो कह रहे हैं कि आपने साइड किया उनको, चले गए तो कह ही नहीं रहे वो। अरे देखिए वो फिर वही बात होगी, हमारा अंदरूनी पार्टी का मामला या कांग्रेस का अंदरूनी मामला। आप ये बता कर डिबेट में चुनाव जीतेंगे क्या? आपके बताने के लिए कुछ नहीं है। अब तो मोदी जी का नाम भी लेना बंद कर दिया है। देखिए बड़े दुख की बात है, जिनके चुनाव पर, जिनके नाम पर ये पंचायत तक का चुनाव लड़ते थे, नगर निगम का चुनाव लड़ते थे, फरीदाबाद गुड़गांव में ये चुनाव नहीं करा पा रहे 2 साल से, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है चुनाव करवाने की। और देखिए प्रभु राम की कृपा, अब इनके लिए बड़े दुख की बात है कि ये पहले तो अयोध्या हार गए, इनके पास वो मुद्दा हुआ करता था, मोदी जी की लोकप्रियता खत्म हो गई, इन 2 चीजों के सहारे चुनाव लड़ते थे। तो इस बार ये दोनों ही चीज इनके पास नहीं है। अभी क्या करें, चाहे अमित शाह जी रैली अगर करें तो उनके भाषण में 50 बार हुड्डा हुड्डा हुड्डा, गांधी गांधी, नेहरू नेहरू, केजरीवाल, यही चलता रहता है। अरे भाई आप बताइए, आप जनता के लिए क्या करोगे? 10 साल से आपकी डबल इंजन की सरकार है, क्या रोड मैप है आपका? अब तक तो कुछ किया नहीं। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में था, फरीदाबाद पहले। अच्छा अभी हाल ही में दिन ही हुए हैं, 1 दिन या 2 दिन हुए हैं, मैनिफेस्टो जो बीजेपी का है उस पर भी एक टिप्पणी कर दीजिए, छोटी सी टिप्पणी कीजिएगा। हुआ है कि आईएमटी की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का, भाई साहब 2014 में आने से, जब आए थे सरकार में तो मोदी जी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसमें से 20 पहले फेज में होंगे और उनमें फरीदाबाद, अगर मुझे ठीक से याद है तो करनाल भी शामिल था। फरीदाबाद आके देख लीजिए, जब मोदी जी एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने फरीदाबाद आए
तो एक मॉडल रोड जो बना रहे थे ये, उसको 3-4 दिन के अंदर अंदर लीपा चौपी करके बनाया गया कि मोदी जी सड़क से निकलेंगे देखेंगे देखो फैजाबाद स्मार्ट सिटी है। तो भाई ये तो प्रधानमंत्री जी को भी धोखा देते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी लेपा चौपी करके सड़क दिखाते हैं। एक और आपको उदाहरण देता हूं बड़ा अच्छा, मझावली का पुल जो कनेक्ट करना था नोएडा के साथ, 2014 में केंद्र में जीतते ही आनंद फानन में सरकार, इन्हें लगा हरियाणा का चुनाव जीतना है भाई, आनंद फानन में शिलान्यास कर दिया उसका। गडकरी साहब आए, कृष्ण पाल गुर्जर जी आए और उन्होंने कहा कि 2019 तक अगर ये पूरा नहीं हुआ तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। भाई साहब 2024 का चुनाव भी हो गया, तो विधानसभा का चुनाव भी लगभग सर पे आ गया, खत्म हो जाएगा, 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। ये बता दीजिए वो कब पूरा होगा। चलिए ठीक है, रोहिला जी जवाब दीजिए छोटा सा। रोहिला जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए कोई बात नहीं, लौटूंगी। एक सवाल और कृष्ण कुटेल साहब आपसे करती हूँ, फिर मैं रोहिला जी आपके पास आऊंगी। एक टिप्पणी आपकी तरफ से दोनों के मैनिफेस्टो पर, कांग्रेस और बीजेपी के। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, पहले से पार्टी ने कहा था कि हम प्रति वर्ष 2 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए तो कितने रोजगार देने का काम जो है कि के दौरान हुआ है। यानी इन्होंने झूठ बोल करके जनता को 10 साल तक भगाने का काम किया है। और बुढ़ापा पेंशन जो है कि इन्होंने कहा था कि हम 7500 रुपये देने का काम करेंगे, लेकिन वो 3000 रुपये तक ही अटक करके रह गई। इनकी जो सहयोगी पार्टी थी वो बड़ा जो है कि पैमाने से बोलती थी कि हम 7500 रुपये जो है कि बुढ़ापा पेंशन देने का जो है कि वो काम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। आज महंगाई आसमान को छू रही है। आज अरे गृहिणी का जो रसोई है, तो रसोई का टेस्ट जो है कि स्वाद बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आज प्याज और टमाटर के भाव इतने उच्च स्तर पर है कि एक आम व्यक्ति की पहुंच से दूर है। और गैस सिलेंडर का जो वायदा इन्होंने जनता के साथ किया था, तो आज गैस सिलेंडर जो है कि 1000 से कह रहे 500 रुपये में देंगे, दोनों कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, वो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं 500 रुपये में देंगे। अब ज्योति जी कहने से कुछ नहीं बनता, इनकी झूठ का पता लोगों को चल चुका है और जनता इनको जो है कि नकार चुकी है। और कांग्रेस के शासनकाल के दौरान भी इन्होंने कहा था कि हम गरीबी को दूर करेंगे, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई है, लेकिन गरीबी जो है कि वो बढ़ती चली गई है। यानी कांग्रेस और बीजेपी जो है कि थैली के चट्टे, कांग्रेस नागनाथ तो बीजेपी सांपनाथ, दोनों दसने का काम करती है। चलिए समय बचा तो फिर लौटूंगी, समय की थोड़ा सा पाबंदी है। ठीक है, ठीक है कुटेल साहब, फिर लौटूंगी। रोहिला जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कुटेल साहब रोक रही हूं आपको, समय की थोड़ा सा पाबंदी है। रोहिला जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? रोहिला जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, दोबारा जोड़ने का प्रयास आपको करेंगे। दिनेश जी, सबको सुनते हुए एक कमेंट फाइनल आपसे चाहूंगी। एक फाइनल कमेंट जो आप कह रहे हैं उसके आने से पहले सिर्फ एक लाइन में, अभी ये जो भैया जी कृष्ण जी बोल रहे थे, सिर्फ इनसे एक बात कहना चाहूंगा। सांपनाथ और नागनाथ 1977 के अंदर आपने सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, 1987 में सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, 1999 में सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, 2000 में सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके। एक तो टीवी चैनल से जब आप डिबेट में से उठ के जाएं तो पहले बताना वो सांपनाथ थी या नागनाथ थी, जिसके बाद आप जवाब एक बार सुन लीजिए। अभी रुक जाओ। और जहां तक ज्योति जी आपका जो प्रश्न है, उसमें मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि आप जैसी सीनियर जर्नलिस्ट का 1 घंटा खराब हुआ, हम जैसों का 1 घंटा खराब हुआ, हरियाणा प्रदेश की जनता जो इस चैनल को देख रही है उसको कुछ नहीं मिला। जो मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा सेट कर रखा है कि मुद्दों पे बात आने मुद्दों, क्योंकि मुद्दों पे वो बात करना नहीं चाहते। आज हालात ये है कि कोई गांव देहात ऐसा नहीं है जहां भाजपा को खदेड़ा ना जा रहा हो, भाजपा के नेताओं को घुसने नहीं दिया जाता, ये दूसरों के घर में घुसने की बात करते हैं। मैं तो ज्योति जी अभी 1 दिन पहले की बता रहा हूं, ये माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के मंच पे से इनका कार्यकर्ता कुर्सी फेंक के भाग के गया गुस्से में। देश के जो हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं और साथ में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा। जिस समय कोरोना की बीमारी आई
उस बेचारे अनिल विज को अम्बाला से भाग के गुड़गांव मेडिसिटी में एडमिट होना पड़ा। ये तो इनकी चिकित्सा व्यवस्था है। इनको अम्बाला से यहां तक एक अस्पताल नहीं मिला। जब हरियाणा के गृह मंत्री को नहीं मिला तो आम जनता को क्या मिलेगा? चलिए, अब इसका फैसला जनता करेगी। अभी जवाब मैं उनसे लेती, लेकिन वो है नहीं अभी। चलिए, तो मौलिक जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कों पे पानी भरा जाता है, जो गड्ढे हैं, जो सीवर लाइनें जाम रहती हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। कोई ये बात नहीं कर रहा कि भाई किस तरीके से हरियाणा के सारे जितने भी महकमे उनमें भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर। सवाल चाहे जो भी किया जाए वो घूम फिर के एक दूसरे पर ही आ जाते हैं। बीजेपी वाले कांग्रेस पे आ जाते हैं, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी पे आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी वाले इन्होंने पर आ जाते हैं। आर्थिक डिबेट नहीं हो पा रही, केवल दूसरी पार्टियों पर लांछन लगाने की हो रही। बस वही है। खैर, रोक रही हूँ दिनेश जी। कुटेल साहब एक छोटा सा जवाब दीजिए। देखिए, अभी भाई दिनेश जी जो बोल रहे थे कि भी इनके साथ मिलकर के सरकार चलाने का काम किया है, लेकिन कभी चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सिर के ऊपर खेलने नहीं दिया, और ना ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी को सिर के ऊपर खेलने नहीं दिया। लेकिन सरकार चलाई, अपने हिसाब से चलाई, जनता के हितों के अंदर नीतियां तैयार करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला करके लोगों को मजबूत करने का काम किया है। बुढ़ापा पेंशन जो है कि समय पर देने का काम किया है। छात्रवृत्ति जो है कि दलितों के बच्चों की जो छात्रवृत्ति थी उनको समय पर देने का काम किया है। और आपके शासनकाल के दौरान तो जो है कि दलितों को जो है कि कुठाराघात करने का काम किया। आप एक प्रदेश अध्यक्ष, दलित प्रदेश अध्यक्ष को पीटने का काम जो है कि आपके यानी पार्टी के अंदर होता है। और आज आप देख रहे हैं पूरा हरियाणा प्रदेश जो है कि देख रहा है किस प्रकार से एक तो महिला है, दूसरा दलित है, और किस प्रकार से आप उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं। जनता आपको अवश्य सबक देगी। और आप जो सत्ता आज जो जीते हुए आप बैठे हैं, हम तो सरकार बढ़ा रहे हैं, आप सत्ता का मुंह नहीं देख पाएंगे। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार होगी वो चौधरी अभय सिंह चौटाला की सरकार होगी। ये ध्यान से काम यानी सुन लेना आप। विनय जी, एक छोटा सा कमेंट आपकी तरफ से 10 सेकंड का। इतने सालों से हरियाणा बना है, 50 साल से ज्यादा हो गए, और सबका शासन जनता देख चुकी है। और जनता इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देगी। जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में हम काम कर रहे हैं, देखिए विकसित राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी बोलती रहती है। देखिए विकसित राष्ट्र जो है, जब देश का हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो राष्ट्र विकसित होगा। पर हमारा बहुत सिंपल और साधारण सा हमारा विजन है। हम हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, सभी को एक अच्छा इलाज फ्री देना चाहते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा सिंपल सा है, हमारा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हमारा सोशल इंजीनियरिंग हम नहीं कर रहे हैं, कोई मैथमेटिक्स समीकरण नहीं लगा रहे। किसका रॉकेट साइंस लोगों को पसंद आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रचार तो बढ़ ही रहा है, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है पार्टियों में, वो भी लगातार चल रहा है। इस बीच कुछ पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं, लेकिन कुछ के मैनिफेस्टो का लोगों को इंतजार है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।